नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि संस्कृत में बहुत ही थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब प्रॉब्लम नहीं रखना है, क्योंकि अब आपको जो हम संस्कृत का अभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि वन शॉट में किस तरह से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है दोस्तों पाटलिपुत्र का गुणगान, पाटलिपुत्र के विषय में पूरा बताना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र का इतिहास। सबसे पहले देखिए इतिहास, इसका इतिहास कितना साल पुराना है। इतिहास, इसका जो इतिहास है दोस्तों 2500 वर्ष पुराना है। दूसरी बात आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ से 3 बातें पूछती है। किस नदी के किनारे, किस दिशा में, तो उत्तर। गंगा नदी के किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। दूसरा बात आपसे पूछेगा कि यहाँ से नदी तो हो ही गया, लेकिन यहाँ ये भी पूछ देता है संगम। किस नदी के संगम पर, जब संगम की बात होगी तो वहाँ हो जाएगा गंगा, सोन एवं पुनपुन। गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर यह नगर बसा हुआ है। अब आप देखेंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम आया कहाँ से, तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो था गंगा नदी के किनारे, इनका नाम था पाटलीग्राम, जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध भी कई बार आए और ये नगर को बहुत ही समृद्ध नगर एवं यहाँ पर सरस्वती का वास बताया। सरस्वती कालगृहम। तो सरस्वती का वास किस नगर में है, तो पाटलिपुत्र में है, तभी पाटलीग्राम कहा जाता था। बाद में यही चल के जो है पाटलिपुत्र का रूप लिया। तो उसके बाद भी चेंजेज आए। तो मध्यकाल में देखेंगे तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पड़ा पटना। अब यहाँ से पूछ देता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पटना शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई। पटना की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो शब्द पत्तन। किस शब्द से हुआ, पत्तन। अब यहाँ की नगर पालिका देवी, तो नगर की पालिका देवी आज भी उनका मंदिर है, आज भी उनको पूजा जाता है, पटन देवी। कौन है, पटन देवी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग देखें इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। किस नदी के संगम पर है, संगम का मतलब जहाँ 2 नदियों का मिलन हो। यहाँ तो देख रहे हैं 3 नदियों का मिलन हो रहा है, गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर। उसके बाद मध्यकाल में इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पटना। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो पत्तन। दूसरे नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। अब यहाँ से आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है अब कहता है किस शासक के काल में यहाँ की रक्षा एवं शासन व्यवस्था समृद्ध थी, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था जो थी लाजवाब थी। रक्षा व्यवस्था, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अगर आप इसके विषय में पढ़े होंगे तो, और जो है ये नंद वंश को समाप्त कर गद्दी पर बैठे थे। और इन्हीं के समय में जो है सेल्यूकस निकेटर आया था। सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाए थे, जिनमें जो है वो मेगास्थनीज को जो है अपनी बेटी हेलेना के पास रखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहे थे। तो मेगास्थनीज, अगर आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो वो था यूनान का राजदूत। यूनान का राजदूत, ऐसा आप लोग में पूछेगा कि यूनान का राजदूत कौन था, तो वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज जो है इसके ऊपर बुक लिखे थे जो पाटलिपुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो मेगास्थनीज कौन से किताब की बुक लिखे थे, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज रचना किए थे इंडिका का। इंडिका। अब और भी काफ़ी सारे लेखक एवं कवि हुए जो कि पाटलिपुत्र के विषय में लिखे हैं। तो उनमें आते हैं राजशेखर। राजशेखर, तो राजशेखर साहब जो लिखे हैं, ये लिखे हैं काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। मीमांसा।
और भी एक है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो लिखे हैं, दामोदर गुप्त लिखे हैं कूटनीमतम। इन सभी किताबों से हम लोगों को पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ तक हो गया। अब और भी है, पाटलिपुत्र नगर में कई सारे महान लोगों का जन्म भी हुआ है पाटलिपुत्र में, जैसे कि आर्यभट्ट का ले लीजिए, जिन्होंने शून्य एवं दशमलव का खोज किया। उनमें से आपको आर्यभट्ट के विषय में इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो है उसके बाद आपको सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है? तो वो है पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली। और सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो थे गुरु नानक साहब, जिनका जन्म कि पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पाटलिपुत्र को हम लोग कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से भी जानते हैं। तो इसी में जब गुप्त काल चल रहा था, तो गुप्त काल में यहाँ पर एक त्यौहार भी मनाया जाता था। गुप्त काल में जो त्यौहार मनाया जाता था तो वो था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, जो कि कौमुदी एक फूल होता है, उसी पे कौमुदी महोत्सव। अब आपसे पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? किस ऋतु में मनाया जाता था भैया? किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? अब आपसे दूसरा बात ये पूछेगा कि अब अभी जो है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो वर्तमान में पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, तो किस प्रांत की राजधानी हो जाएगी? तो बिहार की राजधानी हो जाएगी। यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा जगह का। किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र अभी किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। इस तरह से आप देखें कि सबसे पहले पाटलिपुत्र का इतिहास हम लोग देखें, 2500 वर्ष पुराना है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। किस नदी के संगम पर है? तो गंगा, सोन एवं पुनपुन नदी के संगम पर है। किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पटना। पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो पत्तन से। नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। किसके समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था एवं शासन उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? तो वो इंडिका। राजशेखर जो लिखे वो थे काव्य मीमांसा। दामोदर गुप्त जो लिखे कूटनीमतम। सिखों के 10वें गुरु का जन्मस्थली कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। उसके बाद कौमुदी महोत्सव किस शासक के काल में मनाया जाता था? तो गुप्त काल में मनाया जाता था। और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु। इस तरह से आप देखें कि हम लोग एक ही शॉट में किस तरह से सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए। और ऐसे ही दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आई होप ऐसे ही हम लोग हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू एंड योर फैमिली।